अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि अगली क्लास में जो है हम यानी अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे इसी पर बेस्ड वेक्टर एडिशन पर, है ना, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर, यानी जितनी थ्योरी पढ़ी थी हमने लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक वेक्टर के रिगार्डिंग हम उस टॉपिक पर जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन लिखने में जो है बहुत टाइम लगता है बोर्ड पर, तो एक क्वेश्चन तो मैंने शुरुआत के लिए लिख दिया है। उसके अलावा मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी शीट उठाऊँगा, क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा बड़े आराम से, फिर क्या करना है उस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है। मैं बोलता रहूँगा, आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसको नोट करने के बाद फिर ये समझना है कि क्वेश्चन क्या है, उसके सॉल्यूशन को देखना है। अगर आप चाहें तो पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद मेरे सॉल्यूशन की तरफ आइएगा, ठीक है। तरीका क्या होगा, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा फिर उसको सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा फिर उसको सॉल्व करूँगा। मैं आराम से डिक्टेट कर दूँगा, अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि ए हॉल हैज़ अ डायमेंशन 10 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 14 मीटर। ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर ends up at a diametrically opposite corners. What is the magnitude of its displacement? क्या कह रहा है कि एक हॉल है जिसकी डायमेंशन 10:12:14 है। एक हॉल है तो हॉल कैसा होता है, क्यूबाइडल शेप का होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, क्यूबाइडल शेप का होता है, मतलब ऐसा होगा, ठीक है ना। कह रहा है एक हॉल है जिसकी डायमेंशन 10:12:14 है, 10:12:14 मीटर है। एक फ्लाई यानी मक्खी जो है स्टार्ट करती है उड़ना यहाँ से एक कॉर्नर से और डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर पर उड़ के जाती है, ठीक है ना। तो डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर इसका कौन सा होगा, ये इस पॉइंट के हिसाब से कौन सा होगा ये, क्योंकि 3D में जो बॉडी डायगोनल होता है वो ये वाला डायगोनल होता है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये वाला। तो यहाँ से उड़ के यहाँ पर गया है, तो हमसे ये पूछा गया है कि उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर एडिशन के रिजल्ट से आएगा, तो देखो मैं क्या लगा रहा हूँ कि एक वेक्टर हमारे पास ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इन दोनों के रिगार्डिंग मतलब एक वेक्टर ऐसा, दूसरा वेक्टर ऐसा, है ना, ऐसा, जिसके बीच एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, यानी फ्लोर पर ऐसा बना हुआ है। ये 10 मीटर, ये 12 मीटर। तो अब देखें, इनकी वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि बेसिकली इस फ्लोर के प्लेन में होगा, ऐसे, इस फ्लोर के प्लेन में होगा ऐसे, ठीक है ना। इस फ्लोर के प्लेन में होगा ऐसे, और इन दोनों के एडिशन की वजह से जो ये रिजल्टेंट आया ब्लैक कलर का, ये और ये हाइट, ये क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, हम इसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे और इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आई बात है, ठीक है। या मेरे हिसाब से बेटर है कि आप सीधा क्यूबाइड के डायगोनल का फार्मूला लगा दीजिए, क्या, h = √a² + b² + c², h = √a² + b² + c²। उससे भी क्या कर सकते हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो एक बार इन दोनों इस ट्रायंगल के हिसाब से ये रिजल्टेंट निकालिए, फिर ये रिजल्टेंट जब आ जाएगा, ये रिजल्टेंट और ये हाइट, इनके करस्पॉन्डिंग ये वाली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, h कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो h की वैल्यू हम निकाल लें, जो हाइपोटेन्यूस होगा, हाइपोटेन्यूस कह रहा हूँ इस ट्रायंगल का, ठीक है ना, से ट्रायंगल ABC का वो रिजल्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन जो AB साइड है वो ट्रायंगल AOD का हाइपोटेन्यूस है, AOD का AOB का हाइपोटेन्यूस है, ठीक है ना।
तो इनके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इनकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर बेस हो जाएगी, और ये जो बेस होगा ये बेस और ये परपेंडिकुलर फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, तो इसके हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, चूंकि इसी की तो लेंथ चाहिए, हम क्या कर लें, डायगोनल वाले फार्मूले को लगा दें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, 144 प्लस 196। ठीक है, इनको ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 0, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 4 444। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये समथिंग ऐसा है, 4 इंटू 11 इंटू 10, है ना, ऐसा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 40 मीटर। ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 2 रूट 40 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा, आपको क्या कर लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, आप उसको लिखते रहें। क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, a car travels 6 kilometer towards north at an angle of 45 degree to the east, at an angle of 45 degree to the east, and then travels a distance of 4 kilometer towards the north at an angle of 135 degree to the east, full stop. How far is the point from the starting point, full stop है। what angles does the straight line joining its initial and final position makes with the east। क्या कह रहा है, एक कार है जो कि 6 किलोमीटर, इसको अगर हम ऐसे मान लें, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्या कह रहा है, एक कार है जो कि 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव करता है, 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव करता है। ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है, कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ मूव करता है सच दैट कि वो ईस्ट से 45 डिग्री फॉर्म करता है, 45 डिग्री क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है ना, और मूव करता है कितना, इधर कितना है, 6 किलोमीटर। ठीक है ना, टू द ईस्ट, एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। फिर चलता है यहाँ से क्या, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है ना, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, और इस बार क्या है कि वो ईस्ट से बना रहा है 135 डिग्री, ईस्ट से बना रहा है 135 डिग्री। एक वेक्टर तो हमारा ये है, दूसरा वेक्टर आप ये सोच रहे होंगे, ये पॉइंट है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से 135 डिग्री, यहाँ से 135 डिग्री, इधर कहीं जा रहा है कितना, 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर। कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। तो कह रहा है हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, वो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये हमसे पूछा गया है। एंड फाइनल पोजीशन मैक्स विद द ईस्ट, और फाइनल पोजीशन ईस्ट से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, एंड फाइनल पोजीशन ईस्ट से
कितना डिग्री एंगल बना रहा है। ध्यान सुने क्या कह रहा है कि एक कार है, पहले 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मूव करता है सच दैट कि ईस्ट से 45 डिग्री है, ईस्ट से 45 डिग्री है। फिर क्या करता है, 6 किलोमीटर मूव करने के बाद वो ईस्ट से 135 डिग्री टर्न लेता है, ईस्ट वाली डायरेक्शन से 135 डिग्री टर्न लेता है और मूव करता है कितना, 4 किलोमीटर। तो कह रहा है इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो इनिशियल से कितना है, वो इनिशियल से कितना है और कितना एंगल जो है ये ईस्ट से बना रहा है, और ये कितना एंगल ईस्ट से बना रहा है। समझ बात है, और वो कितना एंगल ईस्ट से बना रहा है। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमें इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इस वेक्टर को बनाने के बजाय अगर पैरेलली शिफ्ट करें तो ये वेक्टर यहाँ पर भी बन सकता था, है ना, कितना 4 किलोमीटर का, है ना, टुवर्ड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री, है ना। तो सीधा सीधा इसका कैसा डायग्राम बनाना चाहिए, इतना मुश्किल डायग्राम कभी भी नहीं बनाना है। भले ही वो कह रहा है कि यहाँ पे जाकर टर्न ले रहा है, लेकिन वहाँ हमें नहीं बनाना है। क्या करना है, एक कार मूव किया 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ईस्ट, ठीक है ना। फिर क्या है, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर ही जा रहा है लेकिन ईस्ट से 135 डिग्री, तो यहीं से बना ईस्ट से 135 डिग्री 4 किलोमीटर, ठीक है ना। समझ में आई बात है कि नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये देखो, अब भी देखो हमारा रिजल्टेंट उधर ही आ रहा है, अब भी हमारा रिजल्टेंट उधर ही आ रहा है जहाँ पहले था, ठीक है ना। समझ में बात है। तो लेकिन ये आसान दिख रहा है, और यहाँ पर ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेशन भी क्या है, आसान है। तो ये 45 डिग्री था, ये 135 डिग्री था, तो सिर्फ और सिर्फ ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जो हमारे पास जो दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, इफ two vectors are at 90 degree then the resultant is given by under root a square plus b square as we know। तो वेक्टर ए किसको कह दे, 6 को, तो 6 का स्क्वायर, वेक्टर बी किसको कह दे, 4 को, तो 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 16। व्हाट यू विल गेट, you will get is 6 plus 6 2, 6 plus 3 plus 1 4 plus 5 अंडर रूट 52, अंडर रूट 52। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 52, अंडर रूट 52, ठीक है ना। तो मतलब ये वैल्यू जो है रिजल्टेंट की कितना है, अंडर रूट 52 है, ठीक है ना। यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा, चूँकि अंडर रूट 49 की वैल्यू 7 आती है तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अंडर रूट 52 ये क्या है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि ये जो है ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है, ईस्ट से कितना एंगल बना रहा है। देखो इसका सीधा तरीका ये है कि हमारे पास ये तरीका था कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है ना, और ये हमारा रिजल्टेंट है। तो ये जो एंगल होता था फाई, ये हम निकालते थे tan फाई इक्वल टू बी, ये वाला एंगल थीटा, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पर देखें ये एंगल तो कितना है, 90 है। क्यों, क्योंकि ये एंगल बिटवीन द वेक्टर है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना है, 90 है। एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना है, 90 है। तो थीटा तो हमारा 90 है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई क्या हो जाएगा, b यानी वेक्टर b इज व्हाट, 4 इंटू साइन 90 ओवर a की वैल्यू क्या है, 6 प्लस साइन कॉस 90 प्लस कॉस 90 साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1, ये 6 है। साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1, कॉस 6 की वैल्यू होगी 6, दैट विल बिकम 2/3। तो 2/3। अगर देखो कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए जिसकी वैल्यू पता नहीं है तो उसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। ये एंगल लिखने का तरीका है,
ठीक है ना। अभी आप लोअर क्लास में, इसलिए आपको ये बातें पता नहीं है कि अगर सिर्फ और सिर्फ tan phi ऐसा वैल्यू आ जाए जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए हम क्या करना है, सिंपली एंगल को लिख देना phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, ठीक है ना। लेकिन ये कहाँ से है, वेक्टर ए से ये एंगल है, मतलब हमारे इस केस में ये एंगल जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, मतलब ये एंगल है हमारा tan इनवर्स 2/3। तो टोटल एंगल ईस्ट से कितना है, ईस्ट से कितना है, दैट विल बिकम tan इनवर्स 2/3 प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री, दैट मच इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है ना, दैट मच इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द ईस्ट, दैट मच इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, दैट मच इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या कह रहे हैं, देयर आर टू फोर्सेस, है ना, देयर आर टू फोर्सेस, one of 5 Newton, there are two forces, one of 5 Newton and other of 12 Newton, at what angle two vectors be added, at what angles two vectors be added to get resultant vector of 17 Newton, 7 Newton, 30 Newton, ठीक है। क्या कह रहा है, हमारे पास दो फोर्स वेक्टर है, 5 न्यूटन का और 12 न्यूटन का, कितना का, 5 न्यूटन का और 12 न्यूटन का दो फोर्स है। कह रहा है अगर ये किसी बॉडी पर एक्ट किया जाए, तो किस कंडीशन में इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट है 17 न्यूटन होगा, 7 न्यूटन होगा और 13 न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो सिंपली अगर देखें, जो 17 है वो सिंपली ए और बी की वैल्यू है, तो वेक्टर रिजल्टेंट ए प्लस बी के बराबर कब होता था, यानी 5 + 12 = 17 न्यूटन, यहाँ से आ रहा है। तो ये वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी के बराबर कब होता था, जब वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में हो और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में हो, यानी जब पैरेलल वेक्टर होता था, जब पैरेलल वेक्टर होते थे, उस कंडीशन में रिजल्टेंट जो है इंडिविजुअल वेक्टर के समेशन से आता था सिंपली, ठीक है ना। तो 17 न्यूटन रिजल्टेंट इसकी वजह से तब हो सकता है जब पैरेलल वेक्टर हो, पैरेलल वेक्टर यानी 0 डिग्री पर एक्ट कर रहा हो, किस पे एक्ट कर रहा हो, 0 डिग्री पे एक्ट कर रहा हो, यानी वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल है वो कितना है, 0 है। दूसरा कितना है, 7 न्यूटन। अगर इसको गौर करो तो 7 न्यूटन कहाँ से आएगा, 12 - 5 = 7 आएगा, मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए से आ रहा है रिजल्टेंट हमारा, है ना, यानी कि डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए माइनस बी से आ रहा है ना, डिफरेंस ऑफ वेक्टर बी माइनस ए माइनस बी से आ रहा है ना। तो और डिफरेंस कब होता था, जब थीटा क्या हो, 180 डिग्री, यानी कि एक वेक्टर इधर 5 न्यूटन का, इधर 12 न्यूटन का, इस कंडीशन में एंगल कितना होता था, 180 डिग्री। तभी डिफरेंस से हम क्या निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे, जिसमें हमने कहा था कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, डायरेक्शन बड़े की तरफ होगा। तो मतलब ये 12 न्यूटन की तरफ होगा रिजल्टेंट, 7 न्यूटन, लेकिन इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, यानी कि एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ तक की बात तो समझ में आई, कॉमन सेंस से हमें पता चल गया, यहाँ की बात तो हमें कॉमन सेंस से पता चल गया। व्हाट अबाउट 13? देखो 13 के लिए दो बातें हैं, 13 के लिए हमारे पास क्या है, दो बातें हैं। अगर किसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो, कि 5, 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, समझ में बात है कि नहीं आई, तो इसका मतलब
इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम ये है। और ऐसा कब होता था? जब ऐसी कंडीशन होती है, यानी कि जब थीटा क्या होता था? 90 डिग्री होता था। ठीक है, तो आसानी से कोई बता सकता है इस कंडीशन में थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर सपोज जो आगे बता रहा हूं मैं वो जनरल केस है, इनमें से किसी के ऊपर लगा देते, इस केस में भी लगा सकते थे, इस केस में भी लगा सकते थे, इस केस में भी लगा सकते थे। ठीक है ना? तो हमें इतना पता है कि वेक्टर ए कितना है, सपोज कर लो 12 न्यूटन है, और वेक्टर बी कितना है? 5 न्यूटन है। ठीक है, इनके बीच कितना एंगल है हमें नहीं पता। सपोज कर लो कितना एंगल इसके बीच हमें नहीं पता। ये 12 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, एंगल कितना हमें नहीं पता। ये तो हमने जनरल आइडिया से बता दिया, डायरेक्ट रिजल्ट को यूज़ कर लिया, चूँकि हमने जो डाटा गिवन था उसको ऑब्जर्व किया। लेकिन एक जनरल मेथड बता रहा हूँ तीनों तरीके के लिए, मतलब उस मेथड से हम इसको सबको सॉल्व कर सकते थे। सबको क्या कर सकते थे? सॉल्व कर सकते थे। तो देखते हैं ज़रा उसको। कहा कि दो वेक्टर है हमारे पास, 12 न्यूटन का और 5 न्यूटन का। इसके बीच एंगल कितना हमें नहीं पता। देखो हमने टेल टू टेल ज्वाइन किया है, यानी कि हम पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये रिजल्टेंट होगा कुछ, है ना? ये रिजल्टेंट कितना होता था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना? रिजल्टेंट फर्स्ट केस में कितना है? 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। ए की वैल्यू कितने हैं? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा? 17, 25, 144, है ना? कितना हो जाएगा? 144 प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 कॉस थीटा, 120 कॉस थीटा। ठीक है ना? 120 कॉस थीटा, है ना? कितना हो जाएगा? 120 कॉस थीटा। ठीक है, अब ज़रा गौर करें कि अगर हम दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर दें, दैट विल बिकम 17 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? 149 प्लस 120 कॉस थीटा, 120 कॉस थीटा। और 17 का अगर आप स्क्वायर करें, 17 का अगर आप स्क्वायर करें तो ये वैल्यू आएगी 289। कितनी आएगी? 289 माइनस 149 इक्वल टू 120 कॉस थीटा। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? इसको अगर माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आई थिंक 119 प्लस 17 दैट विल बिकम 98289। ठीक है ना? ठीक है, इतना हो जाएगा। खैर, इतना हो जाएगा। तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू कितनी आ रही है? ओहो, 169 दैट विल गिव यू 120 इक्वल टू 120 कॉस थीटा। 120 से 120 कैंसिल आउट, रिजल्ट विल बी 1, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती थी? जब कॉस 0 डिग्री होता था। दोनों तरफ हमने कॉस रख दिया, दैट विल बिकम थीटा इज 0 डिग्री। थीटा इज 0 डिग्री। ये एक जनरल तरीका था इसी को सॉल्व करने का, है ना? क्या करने का? सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को मैं अब 7 न्यूटन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। किसके लिए? 7 न्यूटन के लिए। तो सारी चीज़ें यही रहेंगी, सारी चीज़ें क्या रहेंगी? यही रहेंगी। बस इस बार रिजल्टेंट की जगह हम क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। बस इस बार रिजल्टेंट की जगह हम क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। ठीक है ना? तो ये होगा 7, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा 49 माइनस 169 इक्वल टू 120 कॉस थीटा, है? इसकी वैल्यू अगर देखें तो कितनी आएगी? माइनस 120 इक्वल टू 120 डिग्री कॉस थीटा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितनी होगी? -1। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 है, और कॉस थीटा -1 कब होता है? जब 180 डिग्री होता है ना? तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। तो ये जनरल तरीका है। ये क्या है? जनरल तरीका है। ठीक है ना? अब क्या है 13 के लिए? 13 के लिए यहाँ क्या करते हैं? 13 के हिसाब से हम यहाँ क्या रखते हैं रिजल्टेंट में?
13 रखते, यहाँ रखते 13, थीटा हमें पता नहीं, यहाँ भी होता 13 का स्क्वायर करते 169 माइनस 169, रिजल्ट विल बी 0। रिजल्ट क्या हो जाता 0 इक्वल टू 120 कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा क्या है 0 है। कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस 90 डिग्री पर, है ना। दैट इम्प्लॉयज थीटा इज व्हाट 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो ये एक तरीका था कि एक जनरल तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप कॉमन सेंस से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमें यहाँ दिख रहा है कि 12 + 5 17 है। अच्छा, मतलब दोनों वेक्टर के एडिशन से सिंपली रिजल्ट आ रहा है, दोनों वेक्टर के एडिशन से सिंपली रिजल्ट आ रहा है। चूंकि दोनों वेक्टर के एडिशन से सिंपली रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा रिजल्ट कब आता था, जब दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हुआ करते थे। जब दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हुआ करते थे, उस कंडीशन में 12 + 5 कितना हो जाता था 17 न्यूटन। दूसरा रिजल्ट दिख रहा है कि डिफरेंस है, इसका मतलब ये क्या होगा, एंटी पैरेलल का केस होगा। क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर के केस में रिजल्टेंट हमारा दोनों वेक्टर के का क्या हुआ करता था, डिफरेंस हुआ करता था। सिंपली अगर किसी को पाइथागोरन ट्रिपलेट याद हो, ठीक है ना, तो वो देख सकता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का सम जो है 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। और रिजल्टेंट वेक्टर √a² + b² हुआ करता था कब, जब थीटा 90 डिग्री होता है। ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम के जैसा नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं आई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है कि वेक्टर ए गिवन दैट, क्वेश्चन लिख लें, गिवन दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज 0। ये गिवन है, गिवन दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज 0 out of three vectors 2 are equal in magnitude, मान लें कि इसमें कि a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, 2 are equal in magnitude and the magnitude of third vector, say c, and the magnitude of third vector is √2 times that of either of the two vector having equal magnitude, मतलब c जो है √2 टाइम्स कह लो a के है या √2 टाइम्स b के है। चूंकि दोनों की वैल्यू बराबर ही है, तो एक काम करो, इसको कह दो कुछ k वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड मान लो k है, तो c का जो मैग्नीट्यूड है √2 टाइम्स k है, ठीक है। तो क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूं यहाँ तक कि गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इज 0 आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स दैट ऑफ either of two having equal magnitude, then the angle between vectors are given by, ठीक है ना। हम ऑप्शन नहीं लिख रहे, क्यों नहीं लिख रहे, वो आंसर हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। आर गिवन बाय, या ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं। पहला ऑप्शन हमारे पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, और तीनों का सम क्या है, 0 है। तीनों का सम क्या है, 0 है। उस वजह से 2 वेक्टर जो है
जो दो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है। जो दो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है क्या, बराबर है। और तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाकी के जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका √2 टाइम्स है। तो हमें बताना है कि ए बी, बी सी और सी के बीच एंगल क्या है, ठीक है ना, एंगल क्या है, ठीक है ना। देखो इसको एक चीज़ समझ सकते हो कि हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है, मान लो ये वेक्टर ए है, तो ऐसे ही दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है ना। अच्छा, ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ये डायरेक्शन ये होती है, ठीक ना। यही हमने बताया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। अब अगर ज़रा सोचो कि अगर ये जो तीसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे इन दोनों के सम के अपोजिट डायरेक्शन हो, इन दोनों का सम तो कहाँ है, इधर की तरफ। जब तीसरा वेक्टर है अगर उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा तभी तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। मान लो इन दोनों की वजह से सपोज कर लो +4 आ गई वैल्यू इस डायरेक्शन में, तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 यानी 4 इस डायरेक्शन में, 4 इस डायरेक्शन में यानी कि -4, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, तभी रिजल्ट 0 हो सकता है। तो इतना तो कंफर्म है कि वेक्टर सी की वैल्यू माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, यही बात है। तो ए प्लस बी की डायरेक्शन किधर, इधर, तो यानी सी की डायरेक्शन इधर, ये खुद ही कह रहा है, ठीक है ना। इसको अगर रीअरेंज कर लें तो यहाँ से रिजल्ट पता चल जाएगा कि ए और बी का एडिशन जिधर होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में है सी की डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना ही है। खैर समझ ये बात है। खैर अब आते हैं, तो पहले में वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकाल लें। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा। कह रहे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, कोई बात नहीं, हम रिजल्टेंट कहाँ पुट कर दें, r = √a² + b² + 2ab cos थीटा में। रिजल्टेंट क्या है, नहीं पता है ना, रिजल्टेंट क्या है नहीं पता, तो r क्या लिख देंगे, √k² + k² + 2k² cos थीटा + 2k² cos थीटा, कुछ ऐसा लिखेंगे। लेकिन जैसे ही ऐसा लिखेंगे तो देखेंगे क्या कि हमारे पास रिजल्टेंट तो मिल ही नहीं रहा, एंगल कैसे निकालेंगे, समझ में बात है कि नहीं, क्या है, हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन का, है ना, एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका। तो इतना गिवन है कि इसका मैग्नीट्यूड k है और इसका मैग्नीट्यूड k है, ठीक है ना, समझ में बात है कि नहीं आई। और c का मैग्नीट्यूड जो c का मैग्नीट्यूड है ये देखो a + b के अगेंस्ट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है ना। और जो c का मैग्नीट्यूड गिवन है देखो वो किसके बराबर है, इसके रिजल्टेंट के बराबर है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है ना, तो रिजल्टेंट की जगह क्या रख दें, √2 टाइम्स k, मैग्नीट्यूड तो रख सकते हैं ना हम, तो ये क्या हो जाएगा, √2k² + 2k² cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2k² = 2k² + 2k² cos थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से क्या आ गया, 2k² cos थीटा विल बिकम 0, दैट इज cos थीटा = 0। और cos थीटा 0 कब होता है, जब cos 90 डिग्री होता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, यानी ए और बी के बीच का एंगल 90 है। अच्छा, चारों ऑप्शन में एंगल 90 है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये एंगल 90 है, तो मतलब ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90 मतलब ये एंगल भी 90, ठीक है ना। अब लगाओ जरा कॉमन सेंस, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, ये ए और बी का, ये डायरेक्शन ए और बी के एडिशन का रिजल्टेंट था, लेकिन वेक्टर सी का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर, ठीक है ना। तो वेक्टर ए और बी के बीच तो एंगल 90 है, बी और सी के बीच एंगल कितना हो जाएगा,
देखो टेल टू टेल कोइंसाइड करना पड़ेगा ना, तो इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये एंगल होगा, ठीक है ना। और ए और वेक्टर सी और ए के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये होगा। तो ये था हमारा मान लो अल्फा, ये अगर बीटा, ये गामा, ठीक है ना। ए और बी के बीच अल्फा यानी 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब बी और सी के बीच का एंगल जो है वो बीटा है, ठीक है ना। एक काम करो, अब वेक्टर लगाने के बजाय अपनी अकल लगा लो। कैसे, ये मैग्नीट्यूड बराबर है ना, के बराबर है ना, तो मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो साइड बराबर हैं, तो मतलब ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। ऐसे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कॉमन सेंस लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि एक एंगल पता चल चुका है और ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हैं। ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और अगर जब ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो बेटर है ये रिजल्ट अप्लाई किया जाए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये एंगल अगर 45 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री, है ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन ये था, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें एक चीज सीखने को मिली, क्या कि 3 कोप्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, 3 कोप्लेनर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 0 हो सकता है। अगर 3 नॉन लीनियर है ना, 3 है ना नॉन लीनियर वेक्टर lying in same plane can have zero resultant, और उसका बेस्ट एग्जांपल ये है ना कि अगर कोप्लेनर हैं, देखो लीनियर ये था कि 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर एक ही सपोर्ट पर लाई करता हो, है ना। हम क्या कह रहे हैं, 3 नॉन लीनियर वेक्टर बट दे आर कोप्लेनर, दे कैन एड अप टू गिव अ 0 रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 3 कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द 0 रिजल्टेंट, टू गेट द 0 रिजल्टेंट। तो कम से कम 3 कोप्लेनर वेक्टर चाहिए, तभी रिजल्टेंट क्या हो सकता है 0 ऑब्टेन हो सकता है, तभी रिजल्टेंट हमारा 0 ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। हम चलते हैं आगे की तरफ और देखेंगे क्या अगले क्वेश्चन को। देखिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, लिखते रहिएगा कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, है ना, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b। सबसे पहले तो आप यहीं पर हदस गए होंगे कि ये सब क्या बला है ना, आई कैप जे कैप ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। हाँ, ऐसा मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, कहाँ पर, जब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे थे। हालांकि हमने अभी पढ़ा नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको, ये टॉपिक जो है ऐसी चीज़ें आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में समझ में आ जाएगा, और अच्छे से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, ठीक है ना। तो वो टॉपिक आगे आने वाला है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है अभी इस चीज़ को डील करने में आपको परेशानी हो, लेकिन जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ और सिंप्लीफाइड हो जाएगी, आप खुद से एनालाइज कर लेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन खैर फिर भी मैं अभी इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमने पढ़ा था कि आई कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, और जे कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं आई। और अगर हम किसी यूनिट वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसा वेक्टर मिलेगा,
जिसका मैग्नीट्यूड 4 होगा, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव क्वांटिटी से किसी यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड, मान लो जैसे यहाँ -3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 3 है, बट द डायरेक्शन इज अगेंस्ट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि against the positive direction of y axis because there is j against the positive direction of y axis। तो y axis के पॉजिटिव डायरेक्शन के अगेंस्ट है, यानी कहाँ है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y axis के अलोंग है। कहाँ है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y axis के अलोंग है। और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y axis के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है, 3 है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वेक्टर a जो है 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। क्या मतलब, ये देखो देखो इधर देखो क्या कहना चाह रहा है ये मान लो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है ना। तो 4i कैप जो वेक्टर a है वो कुछ ऐसा है, 4i कैप x एक्सिस की तरफ और -3i कैप -3j कैप y एक्सिस की तरफ। मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो क्या है हमारा, ये है वेक्टर ए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तो ये क्या है हमारा 4i कैप -3j कैप, दैट इज रिजल्टेंट। एक चीज आपको समझ में आई, एक चीज आपको समझ में आई क्या, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं, 4 - 3। इस क्वेश्चन को तो बाद में हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जो बहुत अच्छी बात है वो देखने की, वो इधर जरा देखो कि ये जो रिजल्टेंट है अगर i कैप और j कैप की फॉर्म में हो तो 4i कैप का मतलब ये कहाँ, 4 x कोऑर्डिनेट, -3j कैप का मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट -3। अच्छा, मतलब एक वेक्टर ऐसा है जो ओरिजिन से 4, -3 को ज्वाइन कर रहा है, 4, -3 को ज्वाइन कर रहा है। क्या मतलब, यानी कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a, किसका, 4, -3 का। याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करे। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x y है, तो इसका मतलब इधर होगा x, इधर होगा y, और मतलब ये x और ये y इसका कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है कौन, ये रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है इन दोनों वेक्टर के एडिशन का सम है xi कैप प्लस yj कैप के, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही चीजें आएंगी कहाँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। ये बातें हम आगे करेंगे, जरा देखें। तो वेक्टर ए कुछ हमारा ऐसा है, ठीक। अब वेक्टर बी कहाँ पर है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये गिवन है डायरेक्टली, ये गिवन नहीं है ना, ये गिवन नहीं है, डायरेक्टली ये गिवन है। समझ आई बातें कि नहीं है, डायरेक्टली क्या है, ये गिवन है ना, डायरेक्टली क्या है, ये गिवन है, न 4i कैप न 4j कैप, उसका रिजल्टेंट। दूसरा क्या है, 6i कैप, मतलब इधर 6 रहा होगा, है ना, यहां पर 6 है ना, और +8j कैप, ऊपर कहां रहा होगा, +8, है ना, ये वेक्टर j कैप के अलोंग। मतलब इन दोनों का एडिशन क्या है, b, मतलब ये है हमारा वेक्टर b, ये है हमारा वेक्टर b। तो ये है हमारा वेक्टर b कितना, 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप। मतलब ये 6 नहीं दे रखा, इसका रिजल्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो हम देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कुछ वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं कि इधर है हमारे पास वेक्टर a 4i कैप -3j कैप, और इधर है b इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। मतलब ये 4i - 3j का रिजल्टेंट ये, और 6i प्लस 8j का रिजल्टेंट ये, ठीक है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है। अब इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो हमें फाइंड करना है। वो क्या करना है हमें,
फाइंड करना है। ओहो, सच अ टीडियस जॉब है ना, मतलब कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, इतना तो नहीं होना चाहिए। आसान लगेगा, इससे आसान ऐसे क्वेश्चन फिर ढूंढते फिरोगे अगली क्लास के बाद से, है ना। अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डिस्कस नहीं किया, ठीक है। लेकिन खैर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ज़रा देखें। एक काम करते हैं, ये बताओ, ये रिजल्टेंट था 4i माइनस 3j का, 4i माइनस 3j का रिजल्टेंट ये था। अच्छा, 4i माइनस 3j के बीच एंगल कितना था, कितना था, नहीं पता, कितना था, नहीं पता, कोई बात नहीं। एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो। ये क्या हो गया, 4i इधर और माइनस 3j इधर। ये किसकी वजह से था, 6i प्लस 8j। तुम कहोगे सर इतना मुश्किल काम क्यों करने जाएं, एक काम करते हैं, सबको ऐसे ही लिख लेते हैं हम। कैसे, ऐसे लिखते हैं कि भले ये जोड़ कर दिया है, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये 6i इधर है और 8j इधर है। शाबाश, है ना। तो वेक्टर बी यहाँ पर कुछ है, तो हम वेक्टर बी को भूल जाते हैं, हम कहेंगे ये दोनों मिलकर वेक्टर बी है, ठीक। माइनस 3i इधर है और प्लस 4j इधर है, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, हम अपने तरीके से जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं कि ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इधर कितना 5j। ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 6 4 10, है ना। ये 10i ये प्लस 5j। अब क्या करें कि इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आया है उनको ऐड अप कर दें। हाँ, ये ज़्यादा तरीका अब अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर तो एंगल फाइंड करना ही मुश्किल है ना। समझ आई बात है कि नहीं आई, कि हम उसके तरीके से क्यों जोड़ें, भले ही वो ऐसे कह रहा है, हमने तो देख तो लिया, ये इसका 6i प्लस 8j का रिजल्टेंट है बी, हम उसको ऐसे ही तोड़कर लिख दें, ना जोड़े हम, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं, ना जोड़े हम। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हमारा, कि इस y वाले का एडिशन तो 5j और x के लॉन्ग जो था उसका था 10i। अब इन दोनों की वैल्यू को ऐसे ट्रीट कर ले कि 5ij इधर और 10i इधर, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड इधर 5 इधर 10, रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा आएगा। और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको कह दे a और इसको कह दे b, तो r कितना हो जाएगा, √a² प्लस b², यानी कि 100 प्लस 25, दैट विल गिव यू √125, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि 5√5, ठीक है। ये क्वेश्चन फाउंडेशन सीरीज के हिसाब से क्या है, आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम कोई बात नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। क्या देखेंगे, इसको देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कर लेंगे। तो खैर, अभी तो हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बस आपको हिम्मत नहीं हारना है कि हमसे नहीं होगा, होगा आपसे ही होगा, ठीक है ना। समझ आई बात है, समझ आई बात है, ठीक है ना, आपसे ही होगा। मुश्किलें इतनी पड़ी हम पर कि आसान हो गई, है ना, ठीक है। परेशानी झेलने की आदत हो जाएगी तो फिर आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर is a unit vector, the sum of 2 unit vector is a unit vector, then the magnitude of difference is, ऑप्शन क्या है। उससे पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं, ये छोटा क्वेश्चन इसको लिख दे रहा हूं। क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर
is unit vector, the sum of two unit vector is unit vector, then the difference is ऑप्शन है हमारे पास √2, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है हमारे पास 1/√2, ऑप्शन डी है √5, ऑप्शन डी है √5, ऑप्शन डी है √5। क्या है सवाल कि हमारे पास कोई दो यूनिट वेक्टर है, मान लें इसको ऐसे कह दें, एक यूनिट वेक्टर हमारे पास ए कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर है बी कैप। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। लेकिन क्या कह रहा है? इन दोनों की एडिशन की वजह से जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। मतलब क्या है इसका कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये है ना, वो भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, हम मान लें कि वेक्टर ए कैप इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी कैप इस डायरेक्शन में है, तो इसके बीच का एंगल ये होगा थीटा और ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, लेकिन सवाल में हमसे थीटा तो नहीं पूछा क्या है कि इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना होगा। देन फाइंड आउट द डिफरेंस, देन दैट डिफरेंस इज मैग्नीट्यूड जो है, जो मतलब जो डिफरेंस है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक काम करते हैं कि इस थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, और जैसे ही थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, याद करो रिजल्टेंट का फार्मूला होता था किसी भी वेक्टर के लिए a² + b² + 2ab cos थीटा अगर करो तो रिजल्टेंट ऑफ एडिशन आता है, और -2ab cos थीटा करो तो रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन आता है, यानी डिफरेंस आता है ना, हमने नोट किया था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले वाले का सारा डाटा गिवन है, r का भी, a का भी, b का भी। ठीक है, तो हम इसमें यहाँ पर प्लस मानते हुए सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं और थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, और जब थीटा आ जाएगा तो फिर हमारे पास a और b तो वही है, थीटा कैलकुलेट कर देंगे, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो डिफरेंस का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले गिवन डाटा से थीटा कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, और जब थीटा आ जाएगा तो a और b का मैग्नीट्यूड पता है, इस प्लस की जगह माइनस करके 2ab cos थीटा कर देंगे और थीटा के वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? हमारे पास ये पता चल जाएगा कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है ना, तो हम वैल्यू पुट कर दें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, तो 1, a का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, b का मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1 है, प्लस 2, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा, तो 1/√2 + 2 cos थीटा। अगर इसको स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 1 = 2 + 2 cos थीटा। ठीक है, that will give you -1 = 2 cos theta. From here what you will get? Cos theta equal to -1/2. Cos theta is equal to -1/2. Cos theta equal to -1/2. ठीक है ना, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। ठीक, अब हम अप्लाई कर दें क्या? r इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा? a² + b² प्लस -2ab cos थीटा, है ना। a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 1, स्क्वायर भी 1 होगा, -2 × 1 × 1 cos थीटा की वैल्यू कितना है? -1/2। ठीक है ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट? 1 + 1 + 1 दैट इज √3। सो द b इज द करेक्ट ऑप्शन। B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने थीटा की वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट की, cos थीटा ही क्यों रखा? वो इसलिए कि थीटा सवाल में पूछा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था? डिफरेंस
कॉस थीटा की वैल्यू जब यहाँ फाइनली रखनी ही है तो यही याद रख लो, ठीक है ना, कॉस थीटा ही सीधा डाल दो, क्यों जाए एक स्टेप ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, देखते हैं हमारे नोटबुक के अंदर अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, लिखें, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ two forces acting at a point is 18. The sum of the magnitude of two forces acting at point is 18 and the magnitude of their resultant is 12. क्या कह रहा है, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट इज 18 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री, if the resultant is at 90 degree with the force of a smaller magnitude, what are the magnitude of force? ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर फोर्सेस है जिसके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम क्या है 18 है ना, और उसका जो रिजल्टेंट है वेक्टर के हिसाब से वो 12 है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री है स्मॉलर फोर्स के मैग्नीट्यूड से, तो हमें बताना है कि वो दोनों फोर्सेस कितने न्यूटन के थे। सवाल ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है, हमारे पास दो फोर्सेस वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, मालूम नहीं, बी का भी कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मालूम नहीं, है ना, मालूम नहीं, ठीक है। लेकिन इतना गिवन है कि वेक्टर ए का जो भी मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बी का जो भी मैग्नीट्यूड है उसको जब सम करते हैं तो 18 आता है ना। मान लो जैसे 4i कैप था और 14j कैप था, इसको अगर ऐड कर दे खाली 4 और 14 को तो एडिशन 18। हाँ, वेक्टरली ऐड नहीं किया है, क्या कहा, इसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जो था, इसका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जो था उसको ऐड करने के बाद ऐसा आता है, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर, मान लो ए को हम छोटा मान लें, बी को बड़ा मान लें, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है, ये गिवन है। उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन है, ठीक है ना। और साथ साथ ये भी गिवन है कि ये जो रिजल्टेंट है ना, ये जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर फोर्स के मैग्नीट्यूड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना? 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है। तो मतलब इस डायग्राम को अगर मैं क्लियर बनाऊं और तो ये है हमारा क्या, स्मॉलर फोर्स, ये है रिजल्टेंट, ठीक है, और ये है लार्जर फोर्स, ठीक है। इनका रिजल्टेंट जो है स्मॉलर वाले से 90 डिग्री पर है और इस रिजल्टेंट की वैल्यू 12 न्यूटन है, ठीक है ना। तो अब देखें, इसका ए का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो तो आर की वैल्यू क्या है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक।
इतनी बात है। क्या अब निकल जाएगा ये? पता नहीं, अभी नहीं पता। क्यों? चूंकि r तो ठीक है 12 है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है ना? समझ आई बात है कि नहीं आई? नहीं पता, हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी है ना? इसकी वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है ना? प्लस 2ab cos थीटा नहीं पता, थीटा भी नहीं पता। एक काम करो, क्या इसमें गिवन है रिजल्टेंट का एंगल कितना है और थीटा कौन सा हमारा ये है ना? तो ये जो 90 डिग्री है वो फाई की जगह है ना? इसका मतलब क्या लिखेंगे? tan फाई इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बहुत शाबाश, बहुत अच्छे। क्या लिखेंगे? tan 90 इक्वल टू बी यानी कौन सा? b का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, b साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इससे क्या हुआ? देखो tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/∞ की फॉर्म, यानी कि अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें b साइन थीटा ओवर 1/0 की फॉर्म, यानी a प्लस बी कॉस थीटा, है ना? क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है, यानी कि b कॉस थीटा की वैल्यू माइनस a है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस a/b है। कॉस थीटा की वैल्यू माइनस a/b है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस a/b है। क्या पता चला? अब हमारे पास है, देखो कितनी इक्वेशन, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इससे क्या होगा? देखो सब हो जाएगा। हम क्या कर दें? cos थीटा की जगह माइनस a/b रख दें, ठीक, और इसका स्क्वायर कर दें और a और b की वैल्यू इसको यूज करें। देखिए क्या होगा। इसका अगर स्क्वायरिंग करें तो क्या हो जाएगा? 144 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos थीटा की वैल्यू है माइनस a/b, b से b खत्म, क्या हो जाएगा? 144 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यानी 144 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब देखो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 144। b प्लस ए की वैल्यू है 18, तो यानी कि b माइनस ए की वैल्यू हो गई 144/18। 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 2 8 ज़ा 16, दैट इज b माइनस a इज 8 एंड b प्लस a इज 18, है ना? इन दोनों को सॉल्व कर दो, है ना? एक बार इस इक्वेशन को और एक बार इस इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इन दोनों को अगर ऐड कर दें, है ना, ऐड करोगे तो क्या होगा? 2b इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस 36, तो 2b इक्वल टू 36, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 18। ओह 26 कितना हो जाएगा? b इक्वल टू 13, b इक्वल टू 13। और जैसे ही b इक्वल टू 13 हो जाएगा, b इक्वल टू 13 हो जाएगा, इसको इनमें से किसी भी एक में पुट कर दो, वापस क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। वापस क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, या यहाँ पुट कर दो। a प्लस 13 इक्वल टू 18, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 न्यूटन। तो वेक्टर a इज 5 न्यूटन एंड वेक्टर b इज 13 न्यूटन। वेक्टर a इज 5 न्यूटन एंड वेक्टर b इज 13 न्यूटन। तो a कितना है? 5 न्यूटन, a कितना है? 5 न्यूटन और b कितना है? 13 न्यूटन। तो 5 and 13 विल बी
द करेक्ट आंसर। 5 and 13 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम रखते हैं इसको यहीं तक, क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो हम लोग बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।